अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर जुडिशियल नोटिस के हवाले से है। कानूनी शहादत का आर्टिकल 111, 112 और 113 जुडिशियल नोटिस की वजाहत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक जनरल रूल ये है कि व्हाटएवर इज प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट दैट मस्ट बी प्रूव्ड, यानी जो कुछ भी आप कोर्ट के सामने पेश करते हैं आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप उसको साबित करें। लेकिन इस जनरल रूल की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनका जिक्र आर्टिकल 111 और 113 में किया गया है। आर्टिकल 111 के मुताबिक ऐसे फैक्ट्स जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले लेती है उनको साबित करने की जरूरत नहीं। और आर्टिकल 113 कहता है कि कुछ फैक्ट्स ऐसी हैं जिनको एक पार्टी अगर एलिगेशन लगाती है और दूसरी पार्टी उसको एडमिट कर लेती है, तो उसके यानी दोनों पार्टीज का जिन फैक्ट्स के ऊपर किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट नहीं होता, वो फैक्ट्स भी एडमिटेड होते हैं और उनके लिए भी कोई प्रूफ मांगने की जरूरत नहीं है। कोर्ट उनको एडमिटेड ही तस्लीम उनको करती है। अच्छा, अब इनकी जो वजाहत है, ये तो जो है उसकी एक्सेप्शंस मुख्तसरन मैंने आपको बताई। अब इनकी वजाहत जो है आर्टिकल 111 से 113 तक में है। आर्टिकल 111 जो है वो जुडिशियल नोटिस के बारे में बताता है और वो कहता है कि नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड बी प्रूव्ड, यानी जिन चीजों का कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले ले उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जुडिशियल नोटिस लेने की बात की गई है, लेकिन जुडिशियल नोटिस क्या होता है इसकी कोई डेफिनेशन, इसकी कोई वजाहत जो है वो नहीं की गई। अच्छा, वैसे जो है आम तौर पर जुडिशियल नोटिस से मुराद ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो इतने वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल डिफाइंड, या यूं कहें कि इतने नोटोरियस होते हैं कि दे आर इन द नॉलेज ऑफ एवरीवन, और उसके बारे में कोर्ट जो है उसको वैसे ही उनकी को टेक देयर कॉग्निजेंस इटसेल्फ, और कोर्ट को कोई जरूरत नहीं महसूस होती कि उसकी एविडेंस उसके लिए कोई तलब करे। यानी वो फैक्ट्स जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, वेल नोन है, कोर्ट उनको वैसे ही एडमिटेड तस्लीम कर लेती है और कोर्ट उनके लिए अलहदा से एविडेंस नहीं मांगती। ऐसे फैक्ट्स को कहा जाता है, जब कोर्ट इस तरह से एडमिट कर लेती है तो कहा जाता है कि कोर्ट ने इन फैक्ट्स का जुडिशियल नोटिस ले लिया। जैसे पाकिस्तान कब बना, 14 अगस्त को, 14 अगस्त 1947 को, ये एक एडमिटेड फैक्ट है। अब इसके लिए मतलब ये इतना वेल नोन है, सबको पता है, इसके लिए एविडेंस की जरूरत नहीं है। फेब्रुअरी हैज 28 डेज एंड इन लीप ईयर इट हैज 29 डेज। तो ये चीज भी ऐसी है कि सबकी नॉलेज में है, इसके लिए कोई जो है वो सबूत मांगने की कोर्ट को जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह 9th एंड 10th मुहर्रम को जो है वो छुट्टियां जो है वो छुट्टी होती है, गेजेटेड हॉलीडेज होती हैं। इसका भी कोर्ट इसका जुडिशियल नोटिस ले लेती है और इसका भी कोई प्रूफ उसको मांगने की जरूरत नहीं है। यानी इस तरह के फैक्ट्स जो पब्लिक की नॉलेज में है, जो जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, वेल नोन है, उनका सबूत मांगने की कोर्ट को जरूरत नहीं होती, कोर्ट उनको वैसे ही दुरुस्त मानती है। अच्छा, अब आर्टिकल 112 के अंदर कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है। यानी 111 क्या कह रहा है कि कोर्ट में टेक द जुडिशियल नोटिस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, लेकिन आर्टिकल 112 कह रहा है कि कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है। यहाँ पर एक लिस्ट है, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ, फिर आप इसके ऊपर जो है वो बात को आगे चलाएंगे। जैसे वो कहती है कि ऑल पाकिस्तानी लॉज, पाकिस्तान के जितने भी कवानीन है, पाकिस्तान के अंदर जितने भी कवानीन लेजिस्लेचर बनाती है या कोई भी जो सोवरेन अथॉरिटी है वो बनाती है, उन सब कवानीन का जो है कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेती है। यानी अगर कहा जाता है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है, तो इसके लिए कोर्ट को सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। कानून पास हो गया, दैट इज इन द नॉलेज ऑफ एवरीवन, और उसकी कॉपी जो है वो इजीली अवेलेबल है, मार्केट में आ जाती है। जैसे कोई कानून पास हो जाता है, कोई एक्ट बन जाता है, तो दैट इज देयर इन द मार्केट, आप उसको ले सकते हैं, कोर्ट में आप पेश कर सकते हैं, कोर्ट को इसके लिए कोई सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आर्टिकल्स ऑफ वॉर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनके जंग के कवायदो जवाबित क्या हैं, इसके लिए भी उसको कोर्ट को कोई प्रूफ लेने की, कोई एविडेंस लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात आपको और बता दूं, जब इस किस्म का क्वेश्चन पेपर में आता है ना, तो इसमें जो है जो उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, यूजुअली लोग क्या करते हैं कि यहाँ से उठाया और उसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया, वो उससे आपके क्वेश्चन का कोई अच्छा इंप्रेशन आपके आंसर का नहीं बनता। अपनी आंसर शीट के ऊपर कभी भी बेयर एक्ट से कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने। ये मैं पार्ट 3 के स्टूडेंट्स को बेयर एक्ट के हवाले से भी टिप्स देती रहूंगी, और इंशाल्लाह ताला आपको जब एग्जाम के करीब जाके
मैं आपको एक स्पेशल लेक्चर दूँगी जिसमें मैं बेयर एक्ट के हवाले से आपको टिप्स दूँगी, बेयर एक्ट को यूज़ कैसे करना है। लेकिन अभी आपको मैं ये बता रही हूँ कि बाज़ लोग ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर ज़्यादा जो है इलैबोरेशन नहीं होती या बुक्स के अंदर ज़्यादा इलैबोरेशन नहीं मिलती, लोग वहाँ पर कॉपी पेस्टिंग से काम लेते हैं। आपने कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी है, आपने उसके अंदर से जो है, जो मैं आपको बता रही हूँ या जो आप वैसे अपने तौर पर एक्स्ट्रा कोई स्टडी करें, तो आपने इस तरीके से करनी है कि आप उसको एक्सटेंड करें, अपनी नॉलेज को जो है वो एनहांस करें और फिर जब अपना आप रिप्रोड्यूस कर रही हो, तो उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करें। अब जैसे उन्होंने कहा आर्टिकल्स ऑफ वॉर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, अब यहाँ पर आपने इंक्लूड करना है कि द वर्ड आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूड नेवी एंड एयर फोर्स एज वेल, यानी यहाँ पर तो सिर्फ कहा गया कि आर्म्ड फोर्सेस के जो कवायद जवाबित हैं जंग के, कोर्ट उनका जुडिशियल नोटिस लेगी। लेकिन प्रैक्टिकली जब नेवी के हवाले से बात चले, जब एयरफोर्स के हवाले से बात चले, तो कोर्ट उन सबके आर्टिकल्स ऑफ वॉर का जुडिशियल नोटिस लेगी। फिर उसके बाद द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर, अब आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है या आपकी सेंट्रल लेजिस्लेचर है, वो किस तरीके से काम करती है, उनकी प्रोसीडिंग कैसे होती है। हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट के हाउसेस, दो हाउसेस हैं और एक हाउस से जब बिल पास हो जाता है तो वो दूसरे हाउस में जाता है, और मॉनेटरी बिल्स जो हैं वो सारे के सारे वो उसमें सिर्फ नेशनल असेंबली में ही वो पेश किए जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मोटी मोटी बातें सब लोगों की नॉलेज में है। कोर्ट इसके लिए कभी भी अगर कभी ये सवाल पैदा होता है, कभी ड्यूरिंग डिस्कशन या ड्यूरिंग आर्गुमेंटेशन ये बात कहीं पैदा होती है कि कैसे जो है पार्लियामेंट कार्रवाई करती है, कैसे पार्लियामेंट का तरीका कार क्या है, तो कोर्ट इसके लिए ये नहीं कहेगी कि कोई एविडेंस जो है वो पेश की जाए, क्योंकि ये बातें इतनी वेल नोन है कि इवन लेमैन जो है वो इनके बारे में जानते हैं। तो हमें इसके लिए कोर्ट को सबूत देने की जरूरत नहीं, कोर्ट इनको एडमिटेड मानेगी। अच्छा, उसके बाद इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ उन्होंने कहा है कि कोर्ट्स हैं, या पाकिस्तान की अथॉरिटी, सोवरन अथॉरिटी की इजाजत से उसके तहत जो कोर्ट्स फॉरेन कंट्रीज में कायम होती हैं, या कोई भी ऑफिसर है वो जो सील्स इस्तेमाल करता है, जो स्टैंप्स इस्तेमाल करता है, उनके बारे में पाकिस्तान जो है वो जो कोर्ट्स हैं वो ये उनको दुरुस्त मानती हैं और उनके बारे में सबूत नहीं मांगती। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ अफराद जो हैं वो पब्लिक ऑफिसर्स ऑफिसर्स को होल्ड किए हुए हैं, और उनकी अपॉइंटमेंट इस तरीके से हुई है कि ऑफिशियल गजट के अंदर उनका नोटिफिकेशन हुआ और फिर उनकी अपॉइंटमेंट हुई, तो उनके क्या नाम हैं, उनके क्या ओहदे हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, उनकी क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इन सब के बारे में कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी। फिर इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किन किन स्टेट्स को रिकग्नाइज किया हुआ है, कोर्ट उसका जुडिशियल नोटिस लेगी। और उनके फ्लैग्स और उनके जो नेम है, उनके नेम्स हैं उन स्टेट्स के, और उनके जो टाइटल्स वगैरह हैं उनका भी जुडिशियल नोटिस लेगी। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर किसी वक्त में ये सवाल उठे कि कोई स्टेट, जैसे फर्ज करें कोई भी स्टेट है और उसके बारे में ये सवाल हो कि क्या उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको रिकग्नाइज किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, और कहीं पर कोर्ट को कहीं कोई एम्बिग्यूटी होती है, तो फॉरेन डिपार्टमेंट से कंसल्ट किया जा सकता है। फॉरेन डिपार्टमेंट जो है इस बारे में जो है अपने वो वजाहत दे देता है कि whether that state has been officially recognized by government of Pakistan or not। तो वैसे तो जो एक एक जो है ये एक जनरल नॉलेज में होता है की बात है, या एक हमारे हम वैसे ही हम लोगों की नॉलेज में होता है कि किस स्टेट को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया हुआ है और किसको नहीं रिकग्नाइज किया हुआ। तो कभी इस किस्म का सवाल उठे कि वेदर इजराइल हैज बीन रिकग्नाइज्ड बाय स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, बाय स्टेट ऑफ पाकिस्तान और नॉट, तो वो सब कोर्ट उसका जुडिशियल नोटिस ले लेगी। इसके लिए फॉरेन डिपार्टमेंट से किसी किस्म का कोई लेटर या किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट मांगने की जरूरत नहीं पेश आएगी, वो नहीं मांगा जाएगा। इसके अलावा जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर बल्कि जो टाइम की जो डिवीजन उन्होंने कहा कि की जाती है, या जोग्राफिकल डिवीजन की जाती हैं, पब्लिक फेस्टिवल्स हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के कैलेंडर्स हैं, इंग्लिश कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर है, इसी तरह से वो फसली कैलेंडर्स हैं, तो उन सब का भी कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेती है। फिर इसी तरह से वो टेरिटरीज जो पाकिस्तान के अंदर शामिल हैं, यानी जिनको जो टेरिटरीज मिलकर पाकिस्तान को बनाती हैं, पाकिस्तान की जो उसका जो उसकी जो लोकेशन है और उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक है, और उसका मैप जो है पाकिस्तान का सब जो है वो एक बिल्कुल जिसको कहें कि दैट इज इजीली अवेलेबल, और दैट इज इन इजी एक्सेस ऑफ एवरी पर्सन। इसके लिए इसका जुडिशियल नोटिस ले लिया जाएगा, इसका प्रूफ, इसकी एविडेंस नहीं मांगी जाएगी। इसी तरीके से कोर्ट के जो मुख्तलिफ ऑफिसर्स हैं उनके क्या नाम है, उनके क्या ओहदे हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो कोर्ट की प्रोसेसिंग
अपनी सर्विसेज जो रेंडर करते हैं, या पाकिस्तान के अंदर या किसी भी और जगह पर जो मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर सफर सफर करने या ट्रेवल करने के जो रूल्स हैं, जैसे उसमें ये रूल के जी, अगर आपने ओवरटेकिंग करनी है तो आपने किस साइड से करनी है और किस तरह से करनी है, तो ये रूल्स जो हैं ये सब लोग जानते हैं, इसके लिए कोई सबूत नहीं मांगा जाएगा, बल्कि यहाँ पर भी सिर्फ यहाँ जो बात है ना, इसके अंदर यहाँ कहा गया द रूल ऑफ द रोड ऑन लैंड और एट सी, समंदर के अंदर भी इसी तरीके से स्टीम बोट ने जो है वो एक सेलिंग शिप के रास्ते में नहीं आना, वो आउट ऑफ वे रहे उससे। तो ये जो है एक ऐसी बात है जो मतलब बहुत से लोग जानते हैं, इसके लिए प्रूफ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, फिर इसमें ये कहा गया है बता कि अगर कभी लिटरेचर, हिस्ट्री, आर्ट वगैरह से मुतल्लिक कोई मामला कहीं आ जाता है कोर्ट के अंदर जेर बहस, और कोर्ट को यूं लगता है कि इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कोई रेफरेंस बुक या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह देखने की जरूरत है, क्योंकि जज भी कोई गैप का इल्म तो नहीं रखता, या हर किस्म की फील्ड के बारे में तो वो एक्सपर्ट नहीं होता। अगर किसी वक्त में जज को ये महसूस होता है कि किसी चीज के हवाले से कोई फैसला देने के लिए या कोई राय कायम करने के लिए किसी रेफरेंस बुक को पढ़ना या किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ना जरूरी है, उसके लिए अपनी नॉलेज को एनहांस करने की जरूरत है, तो वो ऐसा कर सकता है। और इसके अलावा जो है कोर्ट किसी भी जो है किसी भी शख्स से, जो अगर कोई शख्स जो है वो कोर्ट को कहता है कि आप जो है वो जुडिशियल नोटिस इसका ले, तो फलां चीज का जो जुडिशियल नोटिस लें, तो पहले कोर्ट उससे कह सकती है कि पहले बताएं भाई किस बिना पर हम जुडिशियल नोटिस लें। तो उस शख्स को उस पार्टी को खुद से कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि ये मैटर इस किस्म का है, इसका जुडिशियल नोटिस लेना चाहिए। अदरवाइज कोर्ट जो है वेल नोन फैक्ट्स का खुद से जुडिशियल नोटिस ले लेगी। अच्छा, ये तो था आर्टिकल 112, यानी आर्टिकल 111 में कहा गया कि कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है, और आर्टिकल 112 में बताया गया कि ये चीजें हैं जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात जो आपने पेपर में हाईलाइट करनी है वो ये है कि दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। आर्टिकल 112 के अंदर जो लिस्ट बताई गई है दैट इज नॉट एग्जॉस्टिव। आप ये ना समझे कि सिर्फ यही बातें जो हैं इन्हीं का जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा, इनके अलावा किसी बात का जुडिशियल नोटिस नहीं लिया जा सकता। अगर कोई किसी वक्त में कोई ऐसा मामला आ जाता है विच इज नॉट मेंशन्ड इन दिस लिस्ट, तो ऐसा नहीं है कि उसका जुडिशियल नोटिस नहीं लिया जाएगा। इफ दैट इज वेल नोन एंड वेल एस्टैब्लिश्ड, तो कोर्ट उसका जुडिशियल नोटिस लेगी। जैसे अगर किसी वक्त में ये सवाल उठे कि फलां जगह पर आजकल के जमाने में या पिछले जो है वो पिछले 2-3 साल में चिल्ड्रन के साथ जो है वो सेक्सुअल अब्यूज किया जा रहा है, तो इसके लिए जुडिशियल नोटिस कोर्ट इसका खुद से ले लेगी, क्योंकि सबको पता है इसके लिए सबूत मांगने की जरूरत नहीं है, और कोई ये नहीं कहेगा कि इसका जुडिशियल नोटिस नहीं लिया जा सकता, इस फैक्ट का जुडिशियल नोटिस नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये इस लिस्ट में शामिल नहीं है। कोई भी बात, यानी आप अपने ज़हन में ये बात अच्छी तरह से बैठा लें कि कोई भी बात, कोई भी फैक्ट जो इतना वेल नोन है, नोटोरियस है कि वो हर बंदे की नॉलेज में है, कोर्ट उसके लिए सबूत मांगकर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करेगी। अच्छा, फिर उसके बाद आर्टिकल 113 जो कहता है वो कहता है कि फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। यानी जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर कोई एलिगेशन लगाती है, या एक पार्टी कोई बात कहती है और दूसरी पार्टी उसको निगेट नहीं करती, उसको डिनाई नहीं करती, उसको रिफ्यूज नहीं करती, तो इसका मतलब ये है कि उसने इस फैक्ट को एडमिट कर लिया, और जब उसने एडमिट कर लिया तो वो फैक्ट इन इशू है ही नहीं। जो फैक्ट्स एडमिट कर लिए जाते हैं वो फैक्ट इन इशू होते ही नहीं है, लिहाजा उनके लिए एविडेंस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब इसको ये जो फैक्ट्स होते हैं ये प्लीडिंग्स में भी ये प्लीडिंग्स में जो फैक्ट जो एडमिट कर लिए जाते हैं वो फैक्ट्स भी यहाँ पर आर्टिकल 113 के अंडर आते हैं। यानी जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी के खिलाफ केस किया है, दो भाई हैं मिस्टर ए और बी, और मिस्टर ए ने मिस्टर बी के खिलाफ केस किया है कि मिस्टर बी जो है वो उसके साथ प्रॉपर्टी का कोई इशू है, पार्टीशन का कोई, और मिस्टर ए जब अपनी प्लेट फाइल करता है तो उसके अंदर वो लिखता है कि मैं और मिस्टर बी जो हैं वी आर रियल ब्रदर्स। फिर वो कहता है कि हमारे फादर जो थे वो फलां थे और उनकी ये प्रॉपर्टीज थी। फिर पैराग्राफ नंबर 3 में वो लिखता है कि हमारे दरमियान इशू इस वक्त से अराइज हुआ जब ये बात हुई। अब मिस्टर बी जब इस प्लेंट को के जवाब में जब वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट लेकर आएगा, यानी जवाब दावा लेकर आएगा, तो उसके अंदर वो इसको पैराग्राफ के वाइज जो है इसको रिस्पॉन्ड करेगा। याद रखिए, प्लेट भी पैराग्राफ वाइज लिखी जाती है और उसको जो रिटन स्टेटमेंट होता है वो भी पैराग्राफ वाइज उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है।
अब जब वो उसको पैराग्राफ वाइज लिखेगा, उसका जवाब देगा, तो वो कहेगा पैराग्राफ नंबर 1 जिसके अंदर मिस्टर ए ने लिखा कि वी आर रियल ब्रदर, वी आर रियल ब्रदर्स, तो मिस्टर बी उसको क्या कहेगा कि एडमिटेड, पैराग्राफ नंबर 1 इज एडमिटेड। अब जब उसने एडमिट कर लिया तो इसके लिए एविडेंस लेने की जरूरत नहीं, उसने ये मान लिया कि हम रियल ब्रदर्स हैं। फिर उसने पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा कि हमारे फादर का नाम ये था और हमारे फादर जो है उन्होंने ये प्रॉपर्टी छोड़ी। तो मिस्टर बी कहता है कि हाँ, पैराग्राफ नंबर 2 इज आल्सो एडमिटेड, वो भी एडमिटेड है, तो ठीक है, उसकी भी एविडेंस लेने की जरूरत नहीं, वो भी यहीं पर आएगा। फैक्ट्स व्हिच आर एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, जिनको एडमिट कर लिया उनको साबित करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तीसरे पैराग्राफ में मिस्टर ए ने लिखा कि मिस्टर बी जो है वो इस प्रॉपर्टी के ऊपर फलां फलां प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम कर रहा है और वो गलत तरीके से कर रहा है, असल बात ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी उसका इशू था उसने उसको एक्सप्लेन किया है। वहां पर मिस्टर बी को जो है वो इख्तलाफ है कि ये जो है प्रॉपर्टी, इस ये मैंने उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं क्लेम किया, ये प्रॉपर्टी तो मेरी ही है, और मिस्टर ए जो है वो गलत मेरे ऊपर कोई इस किस्म का कोई एलिगेशन मेरे ऊपर लगा रहा है, तो उसको वो कहते हैं नॉट एडमिटेड। पैराग्राफ नंबर 3 इज नॉट एडमिटेड। अब जो नॉट एडमिटेड है, कोर्ट उसके ऊपर फोकस करेगी, उसके लिए एविडेंस मांगेगी, लेकिन वो फैक्ट्स जो एडमिट कर लिए गए, कोर्ट उनके बारे में एविडेंस नहीं मांगेगी। अच्छा, लेकिन साथ ही यहाँ पर प्रोवाइजो दिया कि आर्टिकल 113 में, आर्टिकल 113 कहता है कि अगर कोर्ट समझती है कि एक फैक्ट ऐसा है जिसको एक पार्टी ने बयान किया, दूसरी ने एडमिट कर लिया, इवन देन कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड विद सच काइंड ऑफ एडमिशन, और कोर्ट चाहती है, कोर्ट रिक्वायर्ड सम एक्स्ट्रा सम एविडेंस, कोई इसके लिए एविडेंस जो है कोर्ट रिक्वायर करती है, तो कोर्ट कर सकती है, कोर्ट के डिस्क्रेशन यहाँ पर है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रेशन, कोर्ट अपनी डिस्क्रेशन के मुताबिक रिक्वायर द फैक्ट्स एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन। कोर्ट अगर ऐसे एडमिशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो कोर्ट कह सकती है कि आप इसके लिए जो है एविडेंस लेकर आए, खाली एडमिशन जो है वो यहाँ पर दैट इज नॉट सफिशिएंट। तो इस तरह से हमने देखा कि आर्टिकल 111, 112 और 113 जुडिशियल नोटिस के बारे में बताते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको जो है जब आर्टिकल आप पढ़ते हैं तो उन्होंने उसको नंबर वाइज लिखा है, जब आप इसको पेपर में लिखेंगे तो आप हेडिंग्स बनाइएगा, और जब भी, और कोशिश करें कि जो भी फैक्ट्स आप उसके नीचे जो भी आप पॉइंट लिखते हैं, आप उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें साथ में, और इट विल बी मच बेटर इफ यू गिव सम काइंड ऑफ सम इलस्ट्रेशन एज वेल, इलस्ट्रेशंस भी उसके साथ दें, एक एक इलस्ट्रेशन दे दें, जैसे मैंने रूल्स ऑफ रोड जो है वो मैंने दिया, और इसी तरीके से ये जो लॉ मेकिंग है या प्रोसीजर है पार्लियामेंट का, उसके हवाले से जो मैंने बात की, तो वो उन सब के हवाले से अगर आप थोड़ी सी जो है एग्जांपल साथ में कोट करेंगे, इलस्ट्रेशन आप साथ में कोट करेंगे, तो ये नहीं लगेगा कि आपने कॉपी पेस्ट किया है। कॉपी पेस्ट आपने कभी भी नहीं करना, और हल्का सा कोई टच भी नहीं ऐसा देना कि एग्जामिनर वाइल चेकिंग योर पेपर वो ये कंक्लूड करे कि आपने कॉपी पेस्टिंग की है। तो जो मैंने बताया आप इसको काइंडली इसको समझिएगा, इसके ऊपर आपने गौर करना है, और मेरी वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए इंशाल्लाह ताला। जो जो आपके लिए मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी, और आपके लिए लर्निंग प्रोसेस बहुत ईजियर हो जाएगा। अच्छा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।